नमस्कार मित्रों, सिविल अफेयर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना साथ समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023-24 देख रहे हैं, जिसमें हम 6 महीने के करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि जुलाई से लेकर 26 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स है। हमारा टॉपिक है विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दुनिया के देशों की रक्षा से जुड़ी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर की 2023 की जुलाई में जारी 145 देशों की 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश है। इस सूची में अमेरिका टॉप पर है, उसके बाद उसके पास सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है, और उसके बाद रशिया दूसरे पर और चाइना तीसरे पर है। चौथे पर भारत है। ग्लोबल फायर पावर की ओर से जारी इस सूची में कमज़ोर सैन्य शक्ति वाले देशों को भी शामिल किया गया है, जिसमें भूटान और आइसलैंड जैसे देश शामिल हैं। भारतीय सैन्य शक्ति के मामले में ब्रिटेन और इटली जैसे यूरोपीय देश से भारत ऊपर है, और इस सूचकांक का मूल्यांकन 60 से अधिक कारकों के आधार पर किया गया है। 60 इंडिकेटर्स हैं इसके। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य इकाइयों की मात्रा और वित्तीय स्थिति से लेकर रसद क्षमताओं और भौगोलिक स्थिति तक की श्रेणियों के साथ प्रत्येक देश की रैंकिंग दी गई है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाले 10 देश देख लेते हैं। पहले पे यूएसए, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पे भारत, पाँचवें पे यूके, छठे पे साउथ कोरिया, सातवें पे पाकिस्तान, आठवां जापान, नौवां फ्रांस और 10वां इटली। यूएसए की रैंकिंग है 0.0712, रशिया की है 0.0714, चाइना की 0.0722, भारत की 0.1025, यूके की 0.1435, साउथ कोरिया की 0.1505, पाकिस्तान की 0.1694, जापान की 0.1711, फ्रांस की 0.1848, इटली की 0.1973। दुनिया के सबसे कमज़ोर सैन्य शक्ति वाले 10 देश हैं। 136 में सेंट्रल अफ्रीकन रीजन CAR, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, 137 आइसलैंड, 137 आइसलैंड, 138 सियरा लियोन, 139 बेलीज, 140 सुरीनाम, 141 लाइबेरिया, 142 सोमालिया, 143 मोल्दोवा, 144 बेनिन या लेनिन बेनिन है बेनिन, 144 बेनिन, 145 भूटान। 136 में CAR है, स्कोर है 3.29, आइसलैंड का स्कोर 3.48, सियरा लियोन 3.52, बेलीज 3.71, सुरीनाम 4.0003, लाइबेरिया 4.0006, सोमालिया 4.01, मोल्दोवा 4.08, बेनिन 4.12, भूटान 6.2017। 0.0000 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग एक आदर्श स्कोर है, जो अभी तक किसी भी देश को प्राप्त नहीं हुआ। स्कोर का मान जितना कम होगा, सैन्य शक्ति उतनी ही अधिक होगी, उतना ही शक्तिशाली देश माना जाएगा। ग्लोबल पावर इंडेक्स GPI परमाणु क्षमताओं को अपने आकलन में शामिल नहीं करता। रैंकिंग पूर्णतः पारंपरिक क्षमताओं पर आधारित होती है। बात करते हैं नाटो शिखर सम्मेलन 2023 की। 11 से 12 जुलाई 2023 को विलिनियस लिथुआनिया में नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में अन्य मुद्दों के अलावा नाटो की यूक्रेन की सदस्यता, रक्षा व्यय बजट एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर और तुर्की स्वीडन द्विपक्षीय बैठक पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब बातचीत चल रही है कि स्वीडन भी शामिल होगा। तुर्की ने अपना समर्थन दे दिया है, क्योंकि उसको F-16 की डील USA की तरफ से मिल गई है। फिनलैंड नाटो के एक नए सदस्य के रूप में पहली बार शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। इससे पूर्व यह सम्मेलन 29 से 30 जून 2022 के मध्य मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया था। इसमें नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों के राष्ट्र प्रमुखों और सरकार के प्रतिनिधियों, रिप्रेजेंटेटिव्स ने, डेलीगेट्स ने भाग लिया। नाटो की स्थापना सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर वर्ष 1949 में वाशिंगटन संधि द्वारा की गई थी। इस संधि की धारा 5 के अनुसार किसी एक सदस्य देश पर हमला होने पर सभी सदस्य देश उसकी सहायता करेंगे। यह पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। वर्तमान में नाटो के 31 देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। वर्तमान महासचिव हैं जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। नाम क्या है इनका पूरा? जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। इसके सदस्य देशों में अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क,
एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगी, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, मॉन्टेनिग्रो, उत्तरी यानी नॉर्थ मैसेडोनिया तथा फिनलैंड है। और अभी एक और सदस्य जुड़ने वाला है, स्वीडन। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में नाटो संगठन के नेताओं ने भूमि, समुद्र, वायु और साइबर स्पेस के बाद अंतरिक्ष को संचालन का 5वां क्षेत्र घोषित किया। बात करते हैं यूएई एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश बन गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात वैंकूवर कनाडा में 12 जुलाई 2023 को ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय FATF स्टाइल क्षेत्रीय निकाय FSRB इसका पूरा नाम मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह एशिया पैसिफिक ग्रुप की बैठक में पूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया है इसने। संयुक्त अरब अमीरात यूएई प्रथम अरब देश है जिसने एशिया प्रशांत समूह APG में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया इसको। मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा FSRB है और सीमा पार सहयोग और सूचना विनिमय के लिए वास्तव में एक अनूठा मंच प्रदान करता है। APG पूर्ण सत्र में भाग लेने वाले यूएई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंशियल कार्यकारी कार्यालय के महानिदेशक हामिद अल जाबी द्वारा किया गया। वित्तीय अपराध से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्रों को ही पर्यवेक्षक का दर्जा ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया जाता है। पर्यवेक्षक का दर्जा ऑब्जर्वर का स्टेटस प्राप्त करना मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऑब्जर्वर देशों के अतिरिक्त मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, OECD कंट्रीज, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस, संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी कार्यकारी निदेशालय, एशियाई विकास बैंक ADB, राष्ट्रमंडल सचिवालय, कॉमनवेल्थ सचिवालय हो गया, इंटरपोल वित्तीय समूह जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग लेते हैं। यूके CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। जुलाई 2023 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP में शामिल होने वाला यूनाइटेड किंगडम पहला यूरोपीय देश बन गया। CPTPP 8 मार्च 2018 को सैंटियागो, चिली में 11 देशों के बीच हुआ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना है। वर्तमान में एक यूरोपीय देश यूके, यूनाइटेड किंगडम सहित इसमें से कुल 12 सदस्य शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। इस समझौते को मूल रूप से वर्ष 2005 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अमेरिका सहित 12 देश शामिल थे। हालांकि अमेरिका वर्ष 2017 में इस समझौते से अलग हो गया, फिर शेष बचे 11 देश को इस समझौते को पुनः नया रूप देना पड़ा। उसके बाद से यह समझौता CPTPP कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। CPTPP वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र में से एक है, जो वर्ष 2021 में वैश्विक GDP के 12% हिस्सेदारी का नेतृत्व करता है। यूके के प्रवेश के बाद यह हिस्सा अब 15% तक बढ़ सकता है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। 3 जुलाई 2023 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की, जिसमें दुनिया की 50 वर्ष से कम पुराने सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इसमें शिक्षण, अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग के साथ साथ उनके काम का आकलन भी किया जाता है। वर्ष 2023 की सूची में नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर टॉप पर है। टॉप के 100 विश्वविद्यालयों में भारत के केवल 3 विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल 77वां, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूरू, तो मैसूर की है ये 79वें स्थान पर है JSS, और शूलिनी
यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज 91st स्कोर के साथ शामिल हैं, तो इसकी रैंकिंग है 91st। वैश्विक रैंकिंग में टॉप 10 में हांगकांग के 3 संस्थान, टॉप 20 में फ्रांस के सर्वाधिक 5 संस्थान शामिल हैं। इस वर्ष की रैंकिंग में 104 देशों और क्षेत्रों के 1799 विश्वविद्यालय शामिल हैं। विश्व यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग को तैयार करने में 13 प्रदर्शन संकेतकों को शामिल किया गया है। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व स्तर पर 605 यूनिवर्सिटी में भारत के कुल 45 संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है। पिछले वर्ष इस सूची में 539 में से भारत के 40 संस्थान शामिल थे। 47 संस्थानों के साथ तुर्की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। इसके बाद भारत 45 भारत के संस्थान हैं। तीसरे पर है ईरान, 39 संस्थान हैं। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में टॉप 5 भारत के जो संस्थान हैं, तो यूनिवर्सिटी है पहले नंबर पे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल 77 रैंक। दूसरे में जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूरू 79 रैंक। तीसरे पर शूलनी जय प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल की है, ये शूलनी 91 रैंक है इसकी। चौथी है अलगप्पा यूनिवर्सिटी कराईकुड़ी तमिलनाडु 101 से 150 रैंक है। पाँचवीं है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर 101 से 150वीं रैंक है इसकी। शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 में पहले पर है 2023 में, दूसरे पर था 2022 में। सिंगापुर का इंस्टीट्यूट है नानयांग टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सिंगापुर पहले पर है जो, और 2023 में दूसरे नंबर पे जो है वो हांगकांग का विश्वविद्यालय है। इसकी रैंकिंग तीसरी थी 2022 में। हांगकांग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2023 की तीसरी रैंकिंग पर है फ्रांस का विश्वविद्यालय, जिसकी पहली रैंकिंग थी 2022 में। पेरिस साइंसेज एट लेट्रेस PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस चौथे पर है 2023 में। हांगकांग की यूनिवर्सिटी हांगकांग पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय 2022 में इसकी रैंकिंग थी पाँचवें पर है नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी इरास्मस विश्वविद्यालय रॉटरडैम, इसकी रैंकिंग चौथी थी 2022 में। छठे पर है हांगकांग की यूनिवर्सिटी हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी, इसकी रैंकिंग 10वीं थी 2022 में, अभी छठवीं है। सातवें पर है बेल्जियम की यूनिवर्सिटी, इसकी 2022 और 23 दोनों में 7वीं रैंकिंग थी। एंटवर्प विश्वविद्यालय नाम है बेल्जियम का। आठवें पर है इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक डी पेरिस फ्रांस की यूनिवर्सिटी, छठी रैंकिंग थी इसकी 2022 में। नवें पर है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया की, 8वीं रैंकिंग थी 2022 में। 10वीं रैंकिंग पर है उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी UNIST दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया, 11वीं रैंक थी 2022 में। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई तक फ्रांस की यात्रा पर रहे। 13 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे। इस वर्ष फ्रांस भारत रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को बैस्टिल डे परेड समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी फ्रांस यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पेरिस की एलिसी पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रों और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रोन ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांस की संसद के अध्यक्ष गेराई लार्चर के साथ भी बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वार्ता में उन्होंने आपसी हित के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। वार्ता में रक्षा, असैन्य उपयोग के लिए नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जिसमें स्मॉल रिएक्टर बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक, व्यापार एवं निवेश, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन व लोगों की आपसी संपर्क आदि पर भी चर्चा हुई। अभी भी भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर भारत में आए 2024 में
और बहुत सारे रक्षा समझौते हुए जिसमें डिफेंस सैटेलाइट की बात हुई, साथ में H-125 हेलीकॉप्टर डील, जो सिविल पर्पस के हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो भारत में बनाए जाएंगे, उसकी टाटा के साथ डील हुई। तीसरी, भारत में एयरबस की डील हुई, C-295 एयरक्राफ्ट बन रहा है, उससे रिलेटेड डील्स हुई। चौथी डील हुई भारत की इंजन की। इंजन के बारे में फ्रांस कह रहा है कि एम का जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट भारत बनाना चाहता है, उसके इंजन के लिए 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो IPR भी देगा, भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी देगा। तो इस पर भी बातचीत हुई। साथ ही साथ अभी रिसेंटली नागपुर में राफ़ेल की पूरी इंडस्ट्री लगाने की बात हुई कि राफ़ेल पूरा मैन्युफैक्चर किया जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र में। तो ये सारी बातें हुई हैं फ्रांस के साथ भारत की। और न्यूक्लियर रिएक्टर की पहले बात हो ही चुकी है। फ्रांस भारत की रणनीतिक भागीदारी के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज हॉरिजन 2047 सहित अनेक दस्तावेज वार्ता में स्वीकार किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस समारोह में भारतीय वायुसेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं की 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बेस्टिल डे का फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है। फ्रांस की क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 में बेस्टिल जेल पर लोगों ने धावा बोल दिया था। राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस अवसर पर 13 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में आगे सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए गए। दोनों देशों ने स्कॉर्पिन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। तो साथ ही साथ एक और समझौता भी अभी रिसेंटली हुआ है जिसमें स्कॉर्पिन जो पनडुब्बियाँ हैं उसमें AIP सिस्टम लगाने की भी बात हुई और उसका प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया। साथ ही साथ फ्रांस के हिंद महासागर में रीयूनियन आइलैंड में भारत और फ्रांस मिलकर के सुरक्षा करेंगे, वहाँ पर भारत की भी टुकड़ी जाएगी। और साथ ही साथ वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी की गई कि एशिया पैसिफिक में भी, इंडो पैसिफिक में भी भारत और फ्रांस मिलकर के जो फ्रांस के आइलैंड है जैसे फ्रेंच पॉलिनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड के पास कैलेडोनिया है, और ये सारे जो आइलैंड्स हैं जो आपके इंडियन ओशियन में 2-3 आइलैंड है और अलग अलग जगह जगह पे, जैसे फ्रेंच गुयाना आइलैंड है जो साउथ अमेरिकन कंट्री में पड़ता है। तो ये जितने आइलैंड है वहाँ पे भारत का भी कुछ ना कुछ रोल होगा। ये सारी रक्षा समझौते भारत और फ्रांस के बीच में हुए। दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक रोडमैप अपनाने के उद्देश्य से भारत पेरिस स्थित अपने दूतावास में DRDO का एक तकनीकी कार्यालय खुलेगा। इस अवसर पर इंडियन ऑयल और फ्रांस की टोटल कंपनी के बीच LNG के आयात को लेकर दीर्घकालिक समझौता हुआ। दोनों पक्षों ने पृथ्वी और महासागरों के तापमान पर नज़र रखने के लिए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने हेतु संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तृष्णा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सहयोग की घोषणा की। तो बेसिकली किस क्षेत्र में? पृथ्वी और महासागरों के तापमान पर नज़र रखने के लिए कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो ओशियन उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक उपग्रह सैटेलाइट तृष्णा नाम की सैटेलाइट उसको बनाने और उसको अंतरिक्ष में लॉन्च करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए और अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सहयोग की भी घोषणा की। भारत और फ्रांस ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL एवं एरियन स्पेस जो फ्रेंच कंपनी है में वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं पर सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। तो भारत अपना एक वाणिज्यिक दूतावास मार्सिले में खोलेगा। तो ये फ्रांस के दक्षिण एरिया में पड़ता है। फ्रांस में भारत के UPI के उपयोग को लेकर भी समझौता हुआ। तो हाल ही में जब इमैनुअल मैक्रोन भारत आए तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो चाय पीने गए और उन्होंने चाय के समय जो अपना पेमेंट किया तो वो UPI के थ्रू किया।
इसकी शुरुआत आईफिल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए रुपए में भुगतान कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 15 जुलाई 2023 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की सरकारी यात्रा पर रहे। यह प्रधानमंत्री की यूएई की 5वीं यात्रा थी। इससे पहले वे 2015, 2018, 2019, 2022 में यहाँ की यात्रा कर चुके थे। इस यात्रा में श्री मोदी ने 15 जुलाई को अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों नेताओं में फिनटेक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान भारत और यूएई के बीच बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बैंकिंग क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा के उपयोग से जुड़े 2 समझौते किए गए। इसका उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं, रुपया और दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देना और भुगतान तथा संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने की सुविधा भी प्रदान करना है। अभी बेसिकली भारत यूएई से सोना गोल्ड खरीद रहा है, जिसमें 1% ड्यूटी कम कर दी गई है। पहले ये 15% होती थी, जिसको घटा करके 14% कर दिया गया है। तो इसलिए भारत को सस्ता सोना मिल रहा है, और जो ये लेन देन हो रहा है वो रुपए में हो रहा है, ना कि डॉलर में। तो इसलिए भारत को और सस्ता पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देने के योग्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक के बीच सीमा पार लेन देन, स्थानीय मुद्रा निपटान एलसीएस प्रणाली पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। आरबीआई और संयुक्त अरब अमीरात का जो सेंट्रल बैंक है उसके बीच में सीमा पार क्रॉस बॉर्डर लेन देन, स्थानीय मुद्रा निपटान एलसीएस प्रणाली पर एक समझौता ज्ञापन एमओयू साइन हुआ है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आईपीपी के एकीकरण हेतु समझौता ज्ञापन हुआ है। तो बेसिकली यूपीआई और आईपीपी को लिंक किया जा रहा है। तो जो इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है, जो हमारा यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस यूपीआई, और इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आईपीपी जो यूएई का है, ये दोनों लिंक हो जाएंगे, जिसके ज़रिए भारतीय जो यूएई में निवास करते हैं, रहने जाते हैं या काम करते हैं, तो उनको पेमेंट में ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली का परिसर खोला गया है। इसमें परास्नातक पाठ्यक्रम जनवरी 2024 से तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम सितंबर 2024 से शुरू होंगे। यूएई संयुक्त अरब अमीरात भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, और दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। दोनों देशों के बीच 2022 तक द्विपक्षीय व्यापार 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। तो यूएई भी भारत में बहुत जगह निवेश कर रहा है, बहुत बड़े बड़े निवेश कर रहा है। जो एनर्जी सेक्टर में भी निवेश कर रहा है, मॉल्स भी बना रहा है। जैसे यूएई का लुलु ग्रुप है, वो भारत में जगह जगह पर अपने बड़े बड़े मॉल्स बना रहा है। लखनऊ में बना रहा है, तेलंगाना में बना रहा है, जम्मू कश्मीर में बना रहा है। तो ये अलग अलग जगह पर लुलु ग्रुप, जो सबसे बड़े मॉल्स के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने भी अपने अपने मॉल्स बनाना शुरू कर दिए हैं। और ये कह रहा है कि दोनों देशों के बीच 2022 तक द्विपक्षीय व्यापार 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। 2022-23 के दौरान यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निवेशक एवं भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। और इन्होंने रुपए दिनार में, दिरहम में, दिनार नहीं, दिरहम और रुपए में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। बाटा सिस्टम भी शुरू कर दिया है, और जैसे वॉस्त्रो नॉस्त्रो अकाउंट होते हैं वो भी खोलना शुरू कर दिया है, ताकि जो डॉलर का विकल्प लाया जा सके और भारत का जो फॉरेक्स है वो कम से कम खर्चा हो। तो इसके लिए भारत और यूएई के बीच में एक पार्टनरशिप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इस यात्रा में दोनों देशों ने संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में COP28 और भारत की अध्यक्षता में G20 के संदर्भ में महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिकाओं को भी रेखांकित किया है। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी, जिसमें हम बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022-23 देखेंगे।
विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 देखेंगे। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 देखेंगे। लीड्स 2023 सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे वर्ष भी बना अचीवर प्रदेश, इसको देखेंगे। रबी मौसम रबी क्रॉप 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का निर्धारण और एफएटीएफ की समीक्षा रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ज्यूरिख दुनिया का सबसे महंगा और दमिश्क सबसे सस्ता शहर। विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा बोलीविया में। रेलवे से जुड़ी दो कंपनियों इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा और भारत की 16 स्थायी नवरत्न पीएसयू। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023। विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता 417 गीगावाट। एडेल गिव हरून इंडिया परोपकार सूची 2023। एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023। जून 2023 तक भारत पर विदेशी ऋण। एयर इंडिया में विस्तारा के विलय को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी। 2022-23 में देश खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन। वर्ष 2022-23 में बागवानी उपजों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान। विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत नमो भारत रेलगाड़ी का परिचालन, साथ ही साथ अमृत भारत का भी परिचालन। श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में महिला श्रम बल हिस्सेदारी में वृद्धि। वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के विदेशी व्यापार के आंकड़े। सिडबी और जोकार्टा ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण लॉन्च किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। कांतार ब्रांड्स रिपोर्ट 2023। साप भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ी। वैश्विक चीनी उद्योग निकाय की अध्यक्षता भारत को मिली। इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातु विज्ञान मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन WCA का नया नाम फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। भारत के पहले रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन की शुरुआत। भारत का प्रथम डिजिटल एस्क्रो प्राधिकरण। पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा। REC लिमिटेड को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI रिपोर्ट 2022। HDFC का HDFC बैंक में विलय। और इसके बाद उत्तर प्रदेश समसामयिकी। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।